हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द मेंटर फैक्ट्री में। और मैं विरल तिवारी आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक और क्लास, एक और आंसर है। आज हम बात करने वाले यूपीएससी सीएससी 2025 में मेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि इलेबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सप्लाई चेन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन इंडिया, यानी कि भारत में कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र तथा महत्व की विस्तार से व्याख्या करिए। तो 150 वर्ड में ये क्वेश्चन आया था और काफी इजी क्वेश्चन था। अगर आपने इसका मेजर पॉइंट ऑफ कनेक्ट कर लिया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से, इवन अगर आपने बेसिक्स भी पढ़े हो तो इस क्वेश्चन को आसानी से लिख के यहाँ पर अच्छे मार्क्स गेन। अगेन शुरुआत करेंगे आईबीसी से, यानी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड में। तो हम दो चीजें फोकस करना है। पहला फोकस हमारा स्कोप पे रहेगा, दूसरा फोकस हमारा सिग्निफिकेंस में रहेगा। यानी कि पहले हम स्कोप लिखेंगे फिर लिखेंगे। तो ये दो टॉपिक। शुरुआत करें इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में बेटा यहाँ पर आप दो चीजों के बारे में लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज सप्लाई चेन, और आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, लिखने में आसान हो जाएगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट यहाँ पर डिफाइन कर दिया और डिफाइन करने से 30-40 वर्ड आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप इसके अलावा कोई इंट्रोडक्शन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को लिखते हुए, जीडीपी में उसके कंट्रीब्यूशन को लिखते हुए आप ये बता सकते हो कि भाई फूड सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको रिलेट कर दो सप्लाई चेन मैनेजमेंट से। और इस तरीके से पूरा एक स्टेटमेंट बनाते हुए 30-40 वर्ड में यहाँ पर लिख। दोनों चीजों में आप जो भी कंफर्टेबल हो उसमें लिख सकते हो। दोनों ही तरीके सही है, दोनों में ही नंबर आपको मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोप के बारे में कि आखिर स्कोप क्या है। देखिए, स्कोप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका, अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर लगभग शुरुआत से लेकर एंड तक हर एक सेक्टर का स्कोप ही स्कोप है। सबसे पहले तो हम बात करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो सबसे पहला स्कोप है इनपुट सप्लाई पर। तो हमारे देश में एग्रीकल्चर कमोडिटीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सीड्स नहीं मिलते, फर्टिलाइजर्स नहीं मिलते। ठीक है, तो सीड्स फर्टिलाइजर्स को इंप्रूव कराने के लिए, इनको कमोडिटी मार्केट में पहुंचाने के लिए हमको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, पेस्टिसाइड्स को प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो स्कोप में। पहला पॉइंट कि हमको इनपुट फैसिलिटीज को इंक्रीज करने की जरूरत है। इनपुट फैसिलिटीज के बाद दूसरा आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो हार्वेस्टिंग के टाइम पर होता है, यानी कि हार्वेस्टिंग सप्लाई में जहां पर आप पैकेजिंग की बात कर सकते हो, जहां पर आप यहाँ पर ग्रेडिंग की बात कर सकते हो। इस सब के बारे में यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ग्रेडिंग को इंप्रूव करने की जरूरत है, पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसेसिंग की बात कर सकते हो कि प्रोसेसिंग में हमारे पास बहुत सारा स्कोप है। प्रोसेसिंग में इनकी शेल्फ लाइफ हम बढ़ा सकते हैं। शेल्फ लाइफ बढ़ाने के साथ साथ हम इनको मेगा फूड पार्क ले जा सकते हैं, जहां पर हब एंड स्पोक मॉडल से इनका बेटर तरीके से प्रोसेस करके हम इनको ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो इजिली मार्केट में सेल किया जा सके। तो आप इसको ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको स्टोरेज सेक्टर से भी रिलेट कर सकते हो कि देखो स्टोरेज में आपके पास प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो स्टोरेज सेक्टर में भी आपके पास बहुत लार्ज स्केल पर स्कोप है। जैसे कि आप यहाँ पर मूवेबल कोल्ड जो आपके व्हीकल्स होते हैं ना, कोल्ड चेन व्हीकल्स होते हैं, तो आप उनको यहाँ पर फॉर्म कर सकते हो। अगर हम इंडिया की बात करें तो देखो, इंडिया में सबसे प्रॉब्लम ये होती है, आइटम्स होते हैं वो खेतों से मार्केट तक पहुंचने में ही सड़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि सप्लाई स्मूथ नहीं हो पाती, प्रॉब्लम आती, नहीं मिलते ड्यू टू दी वेस्टेज। ठीक है, अब पता चलता है हर साल के हमारे पास टोमेटो भी है, पोटैटो भी है, ऑनियन भी है, लेकिन ये मार्केट में पहुंचते पहुंचते सड़ गए, यानी कि सप्लाई रिड्यूस हो गई और प्राइसेस बढ़ गए। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर होती हैं। तो आप अगर स्टोरेज फैसिलिटीज को इंप्रूव कर दो, मूवेबल कोल्ड चेन व्हीकल्स को क्रिएट करो, उसके अलावा कोल्ड स्टोरेज को क्रिएट करो। ठीक है, न्यू वेयर हाउसेज बनाए जाएं, अगर न्यू वेयर हाउसेज बनाए जाएं, तो अगर ये सारी फैसिलिटीज को डेवलप किया जाए तो बेटर चांसेस हैं कि हम अपने सप्लाई चेन को बेहतर कर सकते हैं और एग्रीकल्चर को और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टोरेज के साथ साथ यहाँ पर हम और भी सेक्टर्स में डेवलपमेंट कर सकते हैं, वहां पर भी स्कोप है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मार्केटिंग में भी हम यहाँ पर स्कोप देख सकते हैं। कैसे स्कोप देख सकते हैं? तो मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इंडिया का एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी सप्लाई एक्स्ट्रा हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा सडन फॉल हो जाते हैं। कभी कभी आता है प्राइस सप्लाई बहुत कम हो गई, प्राइस राइज हो जाते हैं, यानी एक स्मूथ सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मार्केट रीच नहीं हो पाता। उसके अलावा
स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं है, तो स्टैंडर्डाइजेशन में भी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट कर दे कि ये पेस्टिसाइड्स यूज होने चाहिए, ये फर्टिलाइजर्स यूज होने चाहिए, और इन सबको हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि अगर इन सेक्टर्स में हम काम करें तो हम यहाँ पर अपनी सप्लाई चेन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं और ऐसे मैनेज करते हुए एग्रीकल्चर कमोडिटीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो आपका सारा का सारा खेल हो जाएगा स्कोप के बारे में। अब आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम ये सारे सेक्टर्स में काम करें तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस उसका ये होगा कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं किसान के, वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि लॉसेज जो है वो रिड्यूस, ठीक है। सामान सड़ेगा नहीं तो जो है लाभ जो होगा अच्छे से, वो फायदा होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर वोलेटिलिटी इन जो प्राइस है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, यानी कि अब वोलेटिलिटी जो है रिड्यूस, वोलेटिलिटी इन प्राइसेस रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जब स्मूथ सप्लाई है, कोई सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं है, तो लगातार आपको सप्लाई मिलती रहेगी, तो प्राइसेस भी ही जनरली रहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, टॉप क्रॉप्स जो है यानी कि टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, टॉप फसलें होती हैं, अक्सर आप देखते हो कि इनके प्राइसेस में क्या होता है कि सडनली कभी इंक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज भी कैसा होता है कि एक तरफ पता चलता है कि किसानों को प्राइसेस नहीं, फार्मर्स को प्राइस नहीं मिल रहा, वो खेतों में फेंक रहे हैं, रोड पे बहा दे रहे हैं, और एक तरफ मिडिल क्लास है, वो परेशान है कि यार 250 में प्याज मिल रहा है, 200 टमाटर मिल रहा है। ये जो डिफरेंस आ रहा होता है वो क्यों आ रहा होता है, क्योंकि सप्लाई स्मूथ नहीं है, सप्लाई में कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, और इस वजह से क्या होता है हमारे प्राइसेस भी सडन इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। तो जो वॉलेटिलिटी इन प्राइसेस है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस आप ये लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारी सप्लाई चेन स्मूथ है, तो हम सप्लाई चेन को स्मूथ करके अपनी कॉम्पिटिटिवनेस भी मार्केट में बढ़ा सकते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब ये है कि भाई जब हमारी स्मूथ सप्लाई चेन होगी, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं मार्केट में, मार्केट रीच अच्छी होगी, ऑब्वियसली मार्केट में जो बायर्स होते हैं वो हमारे सामान को प्रेफर करेंगे, भाई हाँ इसका सामान लेते हैं, क्या इनकी अवेलेबिलिटी मार्केट में रहती है, ये अच्छे तरीके से काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम प्रॉपर स्मूथ सप्लाई चेन मैनेज करेंगे तो फार्मर्स को उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में बड़ा हेल्प होने वाला है, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी को भी हम इंक्रीज कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। कैसे? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एफपीओ फॉर्मेशन कर देंगे, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। अब एफपीओ रिस्पॉन्सिबल होगा वहां पर बताने के लिए कि हमारे पास 100 क्विंटल का प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहते हो तो ये सारी चीजें हमें इस स्पेसिफिक प्राइस पर बेचेंगे। तो वहां पर क्या होता है, इनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है ना। तो स्पेसिफिक बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज करने में भी ये इसकी सिग्निफिकेंस रहेगी प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट रीच जो है हमारी ऑल ओवर इंडिया हो सकती है, अगर हमने प्रॉपर सप्लाई चेन कर दिया तो जो रीजनल मार्केट्स हैं, रीजनल मार्केट्स के अलावा जो आपका ई नाम के थ्रू हम मार्केट्स में रीच करना चाहते हैं, वो सारा भी हम इजिली कर पाएंगे क्योंकि हमारी सप्लाई चेन अवेलेबल रहेगी, ठीक है। लॉजिस्टिक्स इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो काफी लार्ज स्केल पर लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल पाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल अवेलेबल हो पाएगा इजी शर्तों पर, कंडीशंस पर, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी थ्राइव कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम यही आती है कि हम कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते, इसकी वजह से हमारी मार्केट में एक इमेज खराब होती है कि इनके पास प्रॉपर सप्लाई अवेलेबल नहीं रहती है। तो इस तरीके के पॉइंट्स को आप लिख के इस तरह के इसकी आंसर को क्लियर कर सकते थे, है ना। ये सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पर लिख के आप आराम से नंबर गेन कर सकते हैं, 3.5 नंबर, 4 नंबर, 5 तो खैर आपको और थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा, चीजों को वहां पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता था, 150 वर्ड्स का था, आराम से 30 वर्ड में आप इंट्रोडक्शन करके फिर और कंक्लूड करते वक्त आप इस पूरे आंसर को समराइज कर देते कुछ डेटा के साथ, तो बेटर तरीके से आपका आंसर जाता और बेहतर मार्क्स भी आपको मिलते। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रमोट करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, और वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आगे आप क्या सीखना चाहते हो। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी चाहते हो कि सर ये बताएं, तो मैं उस टॉपिक को भी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।